नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सबके अपने चैनल प्रेप टेक सबका पर। दोस्तों, आज से मैं ल्यूसेंट बुक के सारे टॉपिक्स का डिस्कशन करूंगा, सब्जेक्ट वाइज और पार्ट वाइज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को और आप सबके अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, आपको मेरे आगामी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। तो आगे चलते हैं वीडियो पर। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है इतिहास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो भारत का इतिहास अब सभी जानते हैं कि भारत जो है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है और यूनानियों ने इसको तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको हिंद या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। ग्रीक लोगों ने, यूनानियों ने इसको इंडिया कहा है और अरबी लोगों ने इसको हिंदुस्तान बोला है, जो मध्य एशिया के रहने वाले हैं। अगर बात करते हैं इतिहास का, तो इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत कहते हैं। तो हम यहाँ पर मध्यकालीन और आधुनिक भारत के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत जो है, उसके इतिहास को जानने के लिए हम कुछ स्रोतों का उपयोग करते हैं। तो कुछ जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण तथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले ताम्र पत्रों पे लिखा जाता था और उसके पहले हम लिखते नहीं थे, तो श्रुतियों के द्वारा ही हम जानकारी का आदान प्रदान करते थे। और ऐसे सिलसिलेवार ढंग से ईसवी सन में जो AD BC के तर्ज पे हम पहले इतिहास का संग्रहण नहीं करते थे। तो ये बड़ा ही मुश्किल होता है कि कैसे ट्रेस किया जाए अपने पास्ट को, लेकिन तब भी धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण तथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ये जो 4 स्रोत हैं, इनसे हमको काफ़ी एनफ मटेरियल मिल जाता है। तो पहले धर्म ग्रंथ के बारे में आते हैं। तो धर्म ग्रंथों में आप सभी जानते हैं कि सबसे प्राचीन ग्रंथों की बात की जाए तो वेद आते हैं। तो वेद में भी सबसे पुरातन तो आपका वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है वो किसको कहा जाता है? ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। जो ऋषि जो हैं इन ऋचाओं का पाठ करते थे ऋग्वेद के, उनको होत्री कहा जाता था। और ऋग्वेद से अगर हम ये क्वेश्चन करें कि क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो हम कह सकते हैं कि आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में हमें जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। तीसरे मंडल में ऋग्वेद के विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता की जो एक पुत्री है सावित्री, उनको समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। और इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता जो कि प्रकृति के देवता हैं माने जाते हैं। 8वें मंडल में जो ऋचाएं लिखी गई हैं वो हस्तलिखित हैं और उनको खिल कहा जाता है। 10वें मंडल की अगर हम बात करें तो उसमें चतुष्वर्ण समाज की परिकल्पना की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की। इसमें यह बताया गया है कि आदि पुरुष जो ब्रह्मा है, उनके मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रियों की, जंघाओं से वैश्य की और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। वामनावतार जो भगवान श्री विष्णु के बहुत ही प्रसिद्ध अवतार हैं, उनके 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 2 बहुत ही लोकप्रिय देवता हैं, जिनका नाम है इंद्र और अग्नि। इनको सबसे ज़्यादा समर्पित ऋचाएं हैं इनके लिए। तो इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अग्नि को ये कहा जाता था कि ये एक मीडिएटर है, मध्यस्थ है। ये देवताओं और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। तभी जब हम यज्ञ हवन करते थे, जो आर्य करते थे, तो वो अग्नि में अपनी आहुति देते थे। अब देखिए, यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं। तो यजुर्वेद के बारे में बात करेंगे तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है और सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का जो संकलन है वो यजुर्वेद कहलाता है। मतलब इसमें सस्वर पाठ के लिए भी मंत्र हैं और जो बलि दी जाती थी, बलि प्रथा काफ़ी लोकप्रिय थी आर्यों के
समय में वैदिक पीरियड जो है, तो बलि के लिए अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में है। और जैसे ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता था, तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को अथर्व कहा जाता है। इसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। अब सामवेद की बात की जाती है, तो संस्कृत जो है, संस्कृत में जो संगीत है, क्लासिकल म्यूजिक, तो उसका मतलब जो सबसे फाउंडर बुक है वो सामवेद को ही कहा जाता है। मतलब गाई जाने वाली जो भी ऋचाएं हैं उनका संकलन है सामवेद। इसके पाठकर्ता को उद्धरात्रि कहते हैं। अब अथर्ववेद की बात की जाए तो ये सबसे आखिरी वेद है, ये सबसे आखिरी वेद है और इसकी रचना की थी अथर्वा ऋषि ने। इसमें भूत प्रेत, जादू, टोटका, तंत्र, मंत्र, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, तमाम तरह की चीजें, ये सारी चीजों का उल्लेख है। लेकिन अब आजकल कहा जाता है सबसे साइंटिफिक जो वेद है चारों में से, वो अथर्ववेद को ही माना जाता है। काफी चीजें, आर्किटेक्चर वगैरह, वास्तुशास्त्र जो भी है, सो अथर्ववेद में ही सारी चीजें आती है। तो इसमें दो चीजों का वर्णन है, एक है सभा का और एक समिति का। इसको प्रजापति की दो पुत्रियां कही गई हैं। मित्रों, प्रजापति के बारे में आपको बताते हैं। जो वैदिक पीरियड है, तो प्रारंभ में जो वैदिक पीरियड था उसमें सबसे लोकप्रिय देवता आपके इंद्र थे। लेकिन जो उत्तर वैदिक पीरियड है, जिसको कहते हैं पोस्ट वैदिक एज, उसमें सबसे लोकप्रिय देवता प्रजापति हो चुके थे। तो इनकी दो पुत्रियां कहा गया है, सभा और समिति को। ठीक है, सभा जो होता है वो मतलब वो संभ्रांत लोगों की सभा होती है, और समितियां जो कई सारी समितियां बनाई जाती है, उसमें आम लोग भी होते हैं। अब देखिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ठीक है मित्रों, तो इन 6 वेदांगों के माध्यम से हम वेदों को जानते थे, क्योंकि वेद बहुत ही वास्ट है, बहुत ही विस्तृत ज्ञान का संग्रह है। तो हम हर व्यक्ति जो है वेद पढ़ना आज के टाइम में मतलब संभव नहीं है। और जैसे जैसे समय बीता तो रोजगार के कई सारे और माध्यम मतलब डेवलप हुए, तो लोग ज़्यादा बिजी हो गए। तो फिर कहा गया कि ठीक है, आप ये 6 वेदांग जो है पहले समझ लीजिए, तो वेदों तक को आप समझ सकते हैं। तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद, ये 6 वेदांगों की रचना हुई, जिससे वेदों को भली भांति समझा जा सके। अब देखिए, पुराणों की अगर बात की जाए तो ऐतिहासिक कथाएं जो हैं उनका बहुत ही अच्छा और क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों में मिलता है। लोमहर्ष या इनके पुत्र जो उग्रश्रवा है, उनको इसका रचयिता माना जाता है। और 18 पुराण कहे गए हैं टोटल, जिनमें से 5 बहुत ही फेमस हैं, जिसमें मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्राह्मण पुराण है और भागवत पुराण है। इसमें राजाओं की वंशावली भी पाई जाती है। भागवत पुराण तो आप सभी जानते हैं, हर जगह मतलब भागवत लोग कह ही रहे हैं, तो भागवत पुराण तो सबसे फेमस हो चुका है आजकल कलयुग में। और देखिए, विष्णु पुराण जो है, इसकी रचना हुई थी मौर्य युग में। तो मौर्य राजा जो है, मौर्य वंश के लोग, उनकी वंशावली पाई जाती है विष्णु पुराण में। अब मत्स्य पुराण की बात करें तो आंध्र सातवाहन जो है, गौतमी पुत्र, सतकर्णी और फिर वशिष्ठी पुत्र, तो ये सारे लोगों का जो मतलब वंशावली है वो मत्स्य पुराण में पाया जाता है। और वायु पुराण में गुप्त वंश की वंशावली पाई जाती है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ये लोग। अब देखिए, ये मत्स्य पुराण सबसे पुराना और सबसे ऑथेंटिक, मतलब सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। और अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अब पहले जैसे मनाही थी कि पहले शूद्र और स्त्रियां ये लोग नहीं पढ़ सकते हैं वेद, तो वो लोग भी पुराणों को पढ़ तो नहीं सकते थे लेकिन सुन सकते थे। ठीक है, तो पुराणों का पाठ जो है वो पुजारी लोग मंदिर में किया करते थे और लोग सुनते थे उसको। अब बात करते हैं स्मृति ग्रंथों की, तो उसमें सबसे ऑथेंटिक है मनुस्मृति। मनुस्मृति को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब प्रामाणिक माना जाता है। ये शुंग काल में लिखा गया है और शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति जो है वो गुप्त युग में के विषय में जानकारी देता है। अब देखिए, ये सब तो हम हिंदू रिलीजन जो भी माना जाता है, आर्यों के बारे में कह दिया गया है। अब बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं तो उसमें जातक है। तो जातक जो है उसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है। अब देखिए, बौद्ध जो धर्म है वो आगे हम आपको पढ़ाएंगे,
ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि वो हीनयान और महायान दो उसके प्रमुख शाखाएं हैं। तो हीनयान के जो लोग हैं वो, उनका प्रमुख जो ग्रंथ है वो कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और उनके कथानकों के साथ वर्णित है। अब जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। ठीक है, कल्पसूत्र जो है वो भद्रबाहु ने लिखा था। इसको भद्रबाहु के बारे में आगे बताएंगे। जैन धर्म भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र जो है उसमें महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अब देखिए अर्थशास्त्र की बात की जाए, अर्थशास्त्र से तो हर व्यक्ति परिचित होगा, जो नहीं परिचित होगा हमको बिलीव नहीं आज के टाइम पे परिचित ना हो। तो एक थे चाणक्य, चाणक्य का ही नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी है। तो इन्होंने जो है अर्थशास्त्र को लिखा है और ये जो है महामंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और नंद वंश के शासन को समाप्त करने में और फिर चंद्रगुप्त को राजा बनाने में इनका मुख्य योगदान है। और इनका जो ये अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध जब कब से लिखा गया, लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ ने किया। कल्हड़ जो थे इनकी बुक थी राजतरंगिनी। इसका संबंध है कश्मीर के इतिहास से। अब देखिए अरबों ने आक्रमण तो किया लेकिन उसका विवरण जो है ना कहीं भी मिलेगा नहीं आपको। लेकिन इसका विवरण जो है सबसे प्रारंभिक आक्रमण का जो 712 ईस्वी में हुआ था, तो वो चचनामा में है जिसके लेखक अली अहमद हैं। अब अष्टाध्यायी जो है इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है और इसके लेखक है पाणिनि। इसे जो है इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति की अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अब कात्यायन की गार्गी संहिता भी एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का भी उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित थे। ठीक है, इन्होंने योग सूत्र दिया। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास की जानकारी पता चलती है। अब देखिए हम कुछ ये पहला धर्म ग्रंथों का तो निपट गया भाई, इतने धर्म ग्रंथ थे उसका हमने बता दिया आपको। अब जो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जो जानकारी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब धर्म ग्रंथ भी हो गया है, ऐतिहासिक ग्रंथ भी हो गया है और विदेशियों का विवरण बचा हुआ है। और उसके बाद आपका एक और बचेगा जो पुरातत्व संबंधी लेखों से प्राप्त जानकारी होती है। तो इसमें पहले यूनानी लेखों के बारे में बात करते हैं। इसमें यूनानी और रोमन लेखों के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम जो चाइनीज जो यात्री आए थे उनके बारे में बात करेंगे। फिर तिब्बत के कुछ लोग थे उनके बारे में बात करेंगे। फिर अरबी लेखकों स्कॉलर्स के बारे में बात करेंगे। तो यूनानी रोमन लेखक जो हैं तो उसमें सबसे पहले टेसियस का नाम आता है। ठीक है, तो टेसियस जो थे ये ईरान के राज्यवेद्य थे और भारत के संबंध में जो है इनका जो विवरण बहुत ही आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय माना जाता है, मतलब ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। बहुत ज़्यादा भूत प्रेत और जादू टोना वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन इन्होंने कर दिया है। मित्रों देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे और ऐसे ही सारा ल्यूसेंट हम आपको सिलसिलेवार ढंग से ख़त्म कर दें, मतलब कंप्लीट करवा दें। और मित्रों देखिए ये जो वीडियो है ना ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनाऊंगा मैं, 15 से 20 मिनट की बनाऊंगा और फिर रोज़ 3-4 वीडियो डालूंगा मैं। तो इसको आप कर लीजिएगा ना तो आपका सारा जो यूपी ट्रिपल एससी की सारी भर्ती निकल जाएगी। ठीक है मित्रों, तो आगे चलते हैं। तो टेसियस के बारे में बता दिए, अब हेरोडोटस के बारे में बात करते हैं। तो इनको कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस मतलब इंडिया और पर्सिया के संबंध का वर्णन किया है, लेकिन इनका भी ऑथेंटिक नहीं है। ये सुनी सुनाए अफवाहों पर आधारित, अनुश्रुतियों पर आधारित इनका पूरा विवरण है, तो इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब देखिए अगला नाम आता है, वो है सिकंदर के साथ आने वाले 3 लेखकों का, जिनका नाम है नेरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्तोबुलस। तो ये जो है ऑथेंटिक माने जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, इन्होंने जो लिखा है मतलब फैक्ट लिखा है भाई, युद्धों का वर्णन भी किया है इन्होंने। उसके बाद मेगास्थनीज आते हैं, ये सेल्यूकस निकटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है,
सेलुकस को जिसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, आपको तो पता ही होगा। तो इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, बहुत विस्तार से लिखा है। वो आगे जब मौर्य वंश के बारे में आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या क्या लिखा है इसमें, कि राजा का वैभव कैसा है, राज दरबार कैसा है, उनका जुलूस कैसे निकलता था, सब लिखा है इन्होंने। तो वो बाद में हम बताएंगे आपको। फिर डाइमेकस आते हैं। तो डाइमेकस जो है वो मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। क्यों उत्तराधिकारी माने जाते हैं? क्योंकि देखिए ये मेगास्थनीज थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और डाइमेकस जो थे वो उनके पुत्र बिंदुसार के दरबार में आए थे। ठीक है, तो सीरियन नरेश आंतियोकस के राजदूत थे। इनके बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे, बहुत ही रोचक कहानी है। आगे बताएंगे कि कैसे डाइमेकस ने सीरियन नरेश आंतियोकस से कहा कि हमको कुछ सूखे अंजीर, कुछ मदिरा आपकी, और एक दार्शनिक चाहिए। तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद डायनोसियस आते हैं। तो डायनोसियस जो है वो डाइमेकस के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, क्योंकि ये जो है बिंदुसार के उत्तराधिकारी यानी कि सम्राट अशोक, ग्रेट अशोका के राज दरबार में आए थे। इन्होंने डाइमेकस की जगह ले ली थी। ठीक है, फिर टॉलमी आते हैं। तो इन्होंने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। फिर प्लिनी आते हैं। तो टॉलमी दूसरी शताब्दी में आते हैं और प्लिनी आते हैं प्रथम शताब्दी में। इन दोनों को याद कर लीजिएगा। तो इन्होंने भारत का भूगोल लिखा है, इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री लिखा है। एक भूगोल की बात करते हैं, एक इतिहास की बात करते हैं। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। यही देख लीजिए कि भूगोल के बारे में बात की है टॉलमी, लेकिन जो है ना ये कुछ पॉलिटिकल भी लिख जाते हैं। लेकिन प्लिनी की बात करिएगा तो इनका शीर्षक है नेचुरल हिस्ट्री, लेकिन बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में, टोपोलॉजी के बारे में। फिर आता है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ये 80 ईस्वी को में मतलब 80 एडी में लिखा हुआ है, और मतलब इसके बारे में जानकारी जो ज़्यादा नहीं प्राप्त हो पाई है। बुक के बारे में तो जानकारी है, बुक लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन बुक किसने लिखा है उसकी जानकारी नहीं हो पा रही है। ठीक है, इससे उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। ये जो यूनानी लोग हैं और जो रोमन लोग हैं बड़ी चालू लोग थे। ये लोग ना सब चीज़ों का मतलब सिलसिलेवार ढंग से, क्रमबद्ध तरीके से लिख के पूरा मतलब अध्ययन करते थे, हिस्ट्री रखते थे, डेटा रखते थे, जिससे इनकी आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत ना हो। तभी तो अंग्रेज इतना रूल कर गए हम पे। अब देखिए चीनी लेखक आते हैं। तो चीनी लेखक में फाहियान है, संयुन है, वेनसांग है। तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ठीक है, ये तीसरी शताब्दी जो है उसके बाद, मतलब आपकी चौथी शताब्दी जो है ख़त्म हो रही होगी, उस वक्त की बात है। और संयुगन जो है ये 518 ईस्वी में भारत में आए थे, और इन्होंने अपने 3 वर्षों के बौद्ध यात्रा में कुछ ज़्यादा नहीं किया, कुछ काम, बस बौद्ध धर्म की प्रतिलिपियाँ एकत्र की इन्होंने। वेनसांग को तो आप सभी जानते हैं। तो ये जो 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए चले और 1 साल इनको लग गया। फिर उसके बाद भारत पहुँचे 630 में, और फिर 15 साल यहाँ रहे और 645 ईस्वी में चीन लौट गए फिर। ठीक है, तो ये क्या करने आए थे यहाँ पे काम? तो ये भी वही करने आए थे, बौद्ध प्रतिलिपियाँ ही कलेक्ट करने आए थे। लेकिन ये बहुत ही टैलेंटेड थे, और ये नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किए, उसके बारे में लिखे भी, बताए भी। और इन्होंने कुल 138 देशों का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत, भ्रमण वृत्तांत में लिखा है, जिसको सीयूकी नाम से जाना जाता है। और इससे हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। जब ये आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, तो उस टाइम पे जो वाइस चांसलर थे, कुलपति महोदय, वो थे आचार्य शीलभद्र जी। ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद इत्सिंग आए थे, उनके जाने के कुछ समय बाद ही, 7वीं शताब्दी में के अंत में, मतलब इनके जाने के 20-25 साल बाद। इन्होंने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब देखिए अरबी लेखकों के बारे में आते हैं। अरबी में अल बरूनी जो हैं वो बहुत ही फेमस हैं। ये महमूद गजनवी के साथ आए थे। ठीक है, और इनकी बुक है किताबुल हिंद, जिसको तहकीक हिंद भी कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारतीय खोज। नेहरू जी वाले डिस्कवरी ऑफ इंडिया से मत चक्कर में आ जाइएगा, ये दूसरा है। तो आज भी जो इतिहासकार जो है उनके लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण स्रोत है। और इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अब देखिए अन्य यात्री, उसमें तारानाथ एक तिब्बती यात्री हैं। इन्होंने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक 2 ग्रंथों की रचना की। उसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है।
फिर उसके बाद मार्को पोलो आते हैं, ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा में साउथ के लिए आए थे। तो इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है यह पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो ये टॉपिक हम आखिरी आपको पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो देखिए पढ़ लीजिए मित्रों, देखिए पढ़ने से ही भला होगा, क्योंकि खाली टाइम पे बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं, तो कुछ पढ़ ही लिया जाए। साथ अध्ययन करने में और ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लग रहा है, वीडियो बनाने में आपको भी अच्छा लग रहा है, सुनने में। और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हम और वीडियोस बनाते रहें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए मित्रों, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, उसमें से 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, जिसको एशिया माइनर कहा जाता है, उससे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, जिसको अश्विनी कुमार जो है के नाम मिलते हैं। ये नासत्य अश्विनी कुमार जो थे ना, ये मतलब डॉक्टर लोग थे देवताओं के। अब देखिए मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेश नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ये जो होलियोडोरस थे ना, ये मतलब कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त बन गए थे। अब आगे देखिए, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में होता है। ठीक है, और दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख आपका सौगौरा है। दुर्भिक्ष आपको अकाल को कहा जाता है मित्रों, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था प्राचीन भारत में, उसके बारे में जानकारी सौगौरा अभिलेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जो जानकारी है वो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है, और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, शासक भानुगुप्त उस समय। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है आपकी मंदसौर के अभिलेख से। ठीक है, अब देखिए ये कुछ आपके अभिलेख हैं, ये देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कलिंग राज खारवेल के मतलब समय में ये मिलता है, उस समय का है। जूनागढ़ का जो गिरनार का अभिलेख है वो रुद्रादमन उस समय शासक थे। नासिक अभिलेख जो मिलता है वो गौतमी बलश्री के समय का है। प्रयाग स्तंभ लेख जो है वो समुद्रगुप्त के समय का है। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन के समय का है। ग्वालियर अभिलेख जो है वो प्रतिहार नरेश भोज के समय का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख आपका स्कंदगुप्त के समय का है। और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के समय का है। मित्रों इसको आप रट लीजिए, क्रमशः इसको रट लीजिए, बहुत ईजी है, आपको याद हो जाएगा और आगे काम भी आएगा, तो इसको रटने में ही भलाई है। अब देखिए, कश्मीरी नौ पाषाणिक प्रास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां रखी होती थी। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, इसी को साहित्य में काशार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यमन शासकों ने किया है। जो ग्रीक लोग हैं उन्होंने सबसे पहले अपना मतलब नाम हम लिखवाते थे, डेमेट्रियस वगैरह थे ये लोग। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त भी बाद में सिक्के छपवाने लगे, तो इन्होंने बहुत सिक्के छपवाए समुद्रगुप्त ने। इनको भारत का नेपोलियन मतलब कहा जाता था। अब भारत का नेपोलियन कहना उचित तो नहीं होगा, लेकिन लोग कहते हैं। उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि समुद्रगुप्त पहले हुए हैं नेपोलियन से, तो नेपोलियन को फ्रांस का समुद्रगुप्त कहना चाहिए, लेकिन देखिए लोग कहते हैं, कहने दीजिए। अब देखिए, अरिकमेडु एक जगह है पुदुचेरी के निकट, वहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और एक चीज़ यहाँ नहीं लिखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो घटना चक्र की बात है कि अरिकमेडु से एक एम्फोरा जग की भी प्राप्ति हुई है, जिसमें 2 हैंडल लगे हुए हैं। अब देखिए मित्रों, ये हमने आपको पढ़ा दिया। अब अगले वीडियो में आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ाएंगे। और मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। आपको आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय।